नमस्कार सभी को। हम यूपी टेट में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के तहत हम 2013 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं और इसमें भाग 2 भाषा हिंदी को हल करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? ठीक है, तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होता है? जो मित्र कपटी होता है वह आस्तीन के सांप के तुल्य है। तो कपटी मित्र का मुहावरा होगा आस्तीन का सांप। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। बी विकल्प इसका सही होगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। तो जो इंद्रियों को जीत लेता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। ठीक है, ठीक है, इसका विकल्प हो जाएगा डी। यदि हम दूरदर्शी की बात करें तो दूरदर्शी होता है जो आगे की सोचता हो। जो आगे की सोचता हो वह क्या हो जाएगा? दूरदर्शी। ठीक है, दत्त चित्र। दत्त चित्त का मतलब होता है किसी काम को, किसी काम को चित्त लगाकर करना। चित्त लगाकर करना, ये हो जाएगा दत्त चित्त। जबकि कुशाग्र बुद्धि की बात करें तो कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। जिसकी बुद्धि तेज हो उसे हम बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। तो प्रश्न नंबर 32 हो गया। अब 33 देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद। तो यदि हम बात करें पवन, ठीक है, तो व के पहले पूर्ण स्वर है, पूरा स्वर है। तो या फिर व के पहले का व्यंजन पूरा है तो हम क्या करेंगे? व के पहले जो दिया है उस पे ओ का मात्रा लगाएंगे और व का स्वर है अ, अन लिख देंगे। ये हो गया पवन का। ठीक है, यदि यही पावन दिया होता, पावन है, तो इसमें क्या करते? व के पहले यदि मात्रा आ का होता है, व के पहले यदि मात्रा आ का होता है तो उस पे औ का मात्रा लगा देते हैं, औ का। ठीक है, और व का जो स्वर है उसको लिख लेते हैं। तो व का स्वर है अ, उसके बाद अन। ठीक है, ये अयादि संधि है। इसी तरह से यदि हम गायक देखें तो गायक में क्या होगा? इसमें ए का मात्रा लगेगा। य के पहले जो है उस पे ए का मात्रा, तो गए, और य का स्वर है अ, तो गए प्लस अक हो जाएगा। यदि इसी तरह से हम बात करें शयन का तो य के पहले क्या दिया है? अ का मात्रा। तो जब अ का मात्रा होता है तो से लगता है, ए का मात्रा लगता है। य का स्वर है अ, अन, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 34, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो पुनर्जन्म, इसको यदि हम लिखें तो पुन आधा र जन्म। ठीक है, विसर्ग संधि में एक नियम होता है कि जब विसर्ग होता है तो ये आधा रो में बदल जाता है। तो यानी कि रो जिसके पहले आ जा रहा है उसके उस पे विसर्ग लगा देते हैं। पुनः धन जन्म। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 35, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है कि जब भी य हो
वो हो और र हो, और इसके पहले का वर्ड, इसके पहले का वर्ड आधा हो, आधा हो, तो यह श्योर है कौन सा संधि होगा? यड़ संधि, यड़ संधि। ठीक है, य व र हो और इसके पहले जो वर्ड आए वो आधा हो, तो यह श्योर है कैसी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। तो यदि हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न में य के पहले आधा तो आ रहा है, य के पहले आधा तो, यानी कि श्योर है कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। ठीक है, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो यड़ संधि में एक ही चीज ध्यान देना है कि या तो छोटा ई होगा या तो बड़ा ई, और उसमें क्या जुड़ेगा? कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, तो यह बदल जाएगा यो में। ठीक है, तो यदि हम इत्यादि देखें, इत्यादि, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इत्यादि। तो इसमें होता क्या है कि यो के पहले जो लिखा है उस पर मात्रा लगा देते हैं, या तो छोटी लगा सकते हैं, बड़ी भी लगा सकते हैं। यदि हम बड़ी लगाते तो इति हो जाता, जो कि हो ही नहीं सकता है, बड़ी की मात्रा होती नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा, छोटी की मात्रा होगा। ठीक है, फिर यो पे जो स्वर दिया है, यो पे कौन सा स्वर दिया है? आ का, इसको लिख लेते हैं आदि, तो यह सही हो जाएगा, यानी कि इसका विकल्प होगा यड़ संधि पहला। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? ठीक है, तो नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक एक सम्मान का प्रतीक है और हम सम्मान को किसी के आगे झुका दे रहे हैं, इसका मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं उससे, लेकिन प्रार्थना भी किस तरीके से? एकदम अपने आप को समर्पित करके, एकदम झुका के, दीन भावना ला करके। तो विकल्प हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 37, उन्मूलन का विलोम है। ठीक है, उन्मूलन का विलोम, तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़, तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपड़। यदि हम अन्न की बात करें तो उत्थान का होता है पतन, उत्थान का पतन। उत्कर्ष का अपकर्ष, अपकर्ष। अवनति का उन्नति, उन्नति। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा उन्मूलन का रोपड़, सी। प्रश्न नंबर 38, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ठीक है, तो यदि हम बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? बीज वपन काल, बीज वपन काल। ठीक है, इसका विकल्प हो जाएगा डी। यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें तो चारण काल किसने बोला है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल बोला है। वीर काल किसने बोला है? वीर काल बोला है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल किसने बोला है? तो आदिकाल बोला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी। ठीक है, तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला है, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला है, और बीज वपन काल
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 39, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? ठीक है, तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति है घनानंद का। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 40, कालिंदी का पर्यायवाची है। कालिंदी, तो कालिंदी जो है यमुना की पर्यायवाची है। ठीक है, यमुना की। अब यमुना के यदि अन्य पर्यायवाची देखें तो यमुना की पर्यायवाची होती है अर्कजा, अर्कजा, रवीनतया, रवीनतया, कृष्णा, जमुना, कालगंगा, कालगंगा, सर्वसुता, भानुजा, तरड़ी तनुजा, तरड़ी तनुजा, यह यमुना की पर्यायवाची है। यदि हम अन्य विकल्पों को देखें तो सरस्वती, सरस्वती के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सरस्वती, सरस्वती की पर्यायवाची हैं भारती, भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, बीड़ापति, वागीश, महाश्वेता, श्रीनिधात्री, श्रीनिधात्री इत्यादि। यदि हम लक्ष्मी की पर्यायवाची देखें, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की पर्यायवाची होती है श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासन, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, हरिप्रिया, क्षीरोद, क्षीरोद, तनया इत्यादि। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची हो गया। यदि हम गंगा की पर्यायवाची बात करें तो गंगा का क्या क्या होता है? गंगा, भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सूरध्वनि, नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी, मंदाकिनी इत्यादि। सूरध्वनि, तो इसका विकल्प हो जाएगा कालिंदी यमुना की पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 41, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की जो पहली आत्मकथा है इसके लेखक माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, और इनकी रचना का नाम क्या है? मेरी आत्मकहानी।
मेरी आत्मकहानी, और यह है 1914 में। मेरी आत्मकहानी, आत्म कहानी, और एक कब है? 1914 में। ठीक है। तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी। किसने लिखा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। यदि हम देवेंद्रनाथ सत्यार्थी की बात करें तो इनकी आत्मकथा है चांद सूरज की बिरन। चांद सूरज की विरन। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो इनका है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 41 का हो जाएगा ए, बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 42, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ठीक है। तो यह है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाया और ओले पड़ गए, यानी कि कार्य शुरू नहीं किया कि कार्य कैसा हो गया, उसमें विघ्न पड़ गई, बाधा आ गई। तो प्रश्न नंबर 42 का हो जाएगा सी। सी। प्रश्न नंबर 43, किस कवियों को किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 43 का हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 44, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो इसका 44 का हो जाएगा बी, कबीरदास। प्रश्न नंबर 45, हिंदी का पहला पत्र है। ठीक है। तो हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। ठीक है। यह 1826 में पंडित जुगल किशोर, क्या नाम है? पंडित जुगल किशोर, इन्होंने 1826 में कलकत्ता से उदंत मार्तंड नामक पत्र को हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। 1826 में पंडित जुगल किशोर ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ठीक है। तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ठीक है। यदि हम अन्य की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त का जो निबंध संग्रह है उसका नाम है गुप्त निबंधावली। निबंधावली, गुप्त निबंधावली, यह किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का। ठीक है। यदि हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका है कूटज। श्याम सुंदर दास की बात करें तो साहित्य की विशेषताएं, साहित्य की विशेषताएं,
विशेषताएं, तो इनका हो जाएगा 46 का सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 47, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। ठीक है, यह सभा इस समय वाराणसी में मौजूद है, वाराणसी में। प्रश्न नंबर 48, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर है लल्लू लाल जी की रचना। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है, यानी कि इसका विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, यदि हम अन्न की बात करें तो अन्न में सदल मिश्र की रचना, यदि हम बात करें सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, पाख्यान। ठीक है, यदि सुखलाल की बात करें तो सुखलाल जी की रचना है सुख सागर, सुख सागर। राम प्रसाद निरंजनी की बात करें तो इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ। यह राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। तो 48 का हो जाएगा सी, लल्लू लाल जी, प्रेम सागर। प्रश्न नंबर 49, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो संज्ञा के टोटल या कुल 5 भेद होते हैं, 5 भेद। 5 भेद में 3 मुख्य होते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, भाववाचक। और जातिवाचक में ही 2 कैटेगरी है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें 3 मुख्य होते हैं और जातिवाचक के अंतर्गत 2 और आते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसका विकल्प हो जाएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो विकल्प सी, यानी कि 5 भेद हैं। प्रश्न नंबर 50, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ठीक है, तो हमको पता है कि किसी नाम को देखकर हम बता सकते हैं कि वह व्यक्ति पुरुष है कि स्त्री है, और नाम क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा के आधार पर हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 50 का बी सही होगा। प्रश्न नंबर 51, कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो हमको पता है कि हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब 8 कौन कौन से होते हैं? तो कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलग करने के अर्थ में, अलग करने के अर्थ में, संबंध का की के, रा री रे और ना नी ने, अधिकरण में, पर और संबोधन हे अरे इत्यादि। संबोधन हे अरे, ये सब हो जाएगा। तो कारक के कुल हिंदी में कितने भेद होते हैं? 8। प्रश्न नंबर 52, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है?
ठीक है। तो यदि हम घ की बात करें तो घ का सूत्र क्या हो जाएगा, अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठः, कंठः यानी कि किससे बोला जाएगा, तो अकु विसर्जनीय नाम का अर्थ हुआ कि अ और आ, क के लिए क का पूरा वर्ग यानी कि क ख ग घ ङ, और कौन सा ह, और हो गया ह, और कौन सा विसर्ग यानी कि अ आ क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, ये किससे बोले जाते हैं, कंठ से। तो इसका हो जाएगा बी पार्ट यानी कि कंठ। प्रश्न नंबर 53, छ वर्ड किसके योग से बनता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें छ वर्ड की, तो छ वर्ड क्या है, संयुक्त व्यंजन। छ वर्ड है संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन किससे बनता है, यदि हम एक एक करके देखें तो क में स मिलेगा तो बनेगा छ, इसी तरह से आधा त प्लस र क्या बनाएगा, त्र, इसी तरह से आधा ज और यो क्या बनाएगा, ज्यों, इसी तरह से आधा श प्लस र क्या बनेगा, स्र। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है छ के बारे में पूछ रहा है, छ क्या होगा, आधा क प्लस 100, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी यदि हम देखें अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाता है, आधा अस्पृश्यता यह होता है, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, यह सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग, प्रश्न नंबर 54, कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कब इत्री, क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग कब इत्री, यह होता है कब इत्री, यानी कि इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी, और 54 का भी सी सही होगा। प्रश्न नंबर 56, तरड़ी का पर्यायवाची है, तरड़ी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो तरड़ी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तरड़ी का पर्यायवाची होगा सूर्य, और सूर्य के यदि अन्य पर्यायवाची की बात करें तो एक हो जाएगा रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, और एक तरड़ी जो पूछा है, ते सूर्य का पर्यायवाची है, यानी विकल्प हो जाएगा ए। यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें तो नाम, नाम का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, ख्याति, बड़ाई, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, मशहूरी, शोहरत। यदि हम युवती का पर्यायवाची देखें, युवती का,
तो युवती का क्या होगा? सुंदरी, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नव यौवना, नव यौवना, नवोढ़ा, रमणी, यौवन, यौवनवती, यौवनवती इत्यादि। यदि हम नदी के पर्यायवाची की बात करें तो नदी का क्या होगा? सरिता, निर्झरणी, तरंगिनी, पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्वनी, 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 लहरी, आपगा इत्यादि। तीन नदी का पर्यायवाची हो गया। प्रश्न नंबर 57, मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो मीन जो होता है मछली का पर्यायवाची है, मत्स्य का। ठीक है, तो इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो एक तो हो गया मीन, शफली, झस, जल, जल तथा जीवन। सिर्फ जल नहीं, जल तथा जीवन, ये मछली का पर्यायवाची है। ठीक है, यदि हम विभावरी की बात करें, विभावरी, तो विभावरी रात का पर्यायवाची है। तो रात, रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशा, निशित, यामिनी इत्यादि। ते रात का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो आत्मजा, नंदिनी, कन्या, तीनों क्या है? पुत्री के पर्यायवाची हैं, पुत्री के। और पुत्री के यदि हम अन्य पर्यायवाची की बात करें, ये तीनों तो हैं ही, यानी कि आत्मजा, नंदिनी, कन्या। अन्य पर्यायवाची में तनया, सुता, लड़की, बेटी, दूहिता, ये किसके पर्यायवाची हैं? पुत्री के। यदि हम भार्या की बात करें तो भार्या पत्नी का पर्यायवाची है। तो पत्नी के पर्यायवाची में क्या क्या आएगा? भार्या, दारा, सहभागिनी, सब, सहभामिनी, सहभामिनी, गृहिणी, वधु, प्राणप्रिया, बल्लभा, वाया, घरनी, प्रिया इत्यादि। यानी कि इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, क्योंकि सी क्या है? भार्या पत्नी का पर्यायवाची है। बाकी आत्मज, नंदिनी, कन्या, ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब पुत्री का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 59, अनुपम का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? अद्वितीय, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनोखा, अद्वितीय। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? अद्भुत,
अनूठा, अपूर्व, अनोखा इत्यादि। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प सही हो जाएगा डी, अद्वितीय। प्रश्न नंबर 60, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का मतलब किसी व्यक्ति ने कोई बात सुनी और उसी पर विश्वास कर लिया। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, सुनी बात पर विश्वास करना। धन्यवाद।